हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसको कोशिश करेंगे कि आज डीपली इस टॉपिक को डिस्कस करें। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जानने से पहले कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं किडनी के बारे में जाननी, वो है कि किडनी की बेसिक एनाटमी क्या होती है। बेसिक एनाटमी जो बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है ग्लोमेरुलाई, तो ग्लोमेरुलाई की जब कैपिलरी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो कैपिलरी परमिएबिलिटी जब इंक्रीज हो जाती है तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम करते हैं। उसके डिफरेंट रीजंस हैं। तो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो है जानना आपको ग्लोमेरुलाई क्या होता है और उसके अंदर कैपिलरीज क्या होती हैं, और कैपिलरीज क्या होती हैं जिसकी वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम बनता है। तो ये हमारी किडनी है। इस किडनी के अंदर ये रीनल कैलिक्स हैं, ये पेल्विस है, और पेल्विस ये यूरेटर में ड्रेन कर रहा है। ये एक बेसिक सी किडनी की फीचर है। किडनी में जो यूरिन बनाने का काम है वो बनाती है ग्लोमेरुलाई। अब ग्लोमेरुलाई में क्या होता है कि एक आर्टरी यहाँ से आएगी, एक आर्ट्रियोल यहाँ से जाएगा। इसको बोलते हैं एफरेंट। एफरेंट मतलब जो आ रही है वो एफरेंट, और जो जा रही है वो ईफ्रेंट। तो जो जा रही है वो ईफ्रेंट, जो आ रही है वो एफरेंट। उसके बाद वो यहाँ पे कैपिलरीज बनाएंगे। कैपिलरी क्या होती है? जब एक बड़ी आर्टरी आती है और एक आर्टरी से फिर वेन बन जाती है, आर्टरी वेन, तो जब बीच में जो स्पेस होता है यहाँ पे एक छोटी छोटी, ये ऐसे करके एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे। और एक कैपिलरी का फ़ायदा ये होता है कि कैपिलरी में थोड़ी सी जगह होती है। मतलब वो ऐसे नहीं होता कि बिल्कुल पाइप की तरह है। उस पाइप में क्या है, जैसे ये एक पाइप है, इसके अंदर कोई स्पेस नहीं है। जब कैपिलरी बनाता है ये बहुत सारी, तो इनके बीच में थोड़ा थोड़ा ऐसे, ये अगर मान लो ये आर्टरी है तो ये कैपिलरी बनाएगा, तो ऐसी इसके बीच में कैपिलरी ऐसी होती है कि उसके बीच में स्पेस होता है। मतलब कुछ चीज़ें बाहर निकल सकती हैं ब्लड में से, और वो बाहर निकलेंगी तो कुछ फूड प्रोडक्ट्स देंगी आसपास वाले को। मतलब ग्लूकोज है, कुछ ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो एक्सचेंज होता है ये इन्हीं जगहों की वजह से होता है। तो कैपिलरी का फ़ायदा यही है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना है, या कोई अच्छी चीज़ को अंदर लेना है, या ग्लूकोज को देना है, ग्लूकोज को लेना है, ये सारा काम इन कैपिलरीज के थ्रू ही होता है। तो कैपिलरीज का ये फ़ायदा है। अब यहाँ से एफरेंट आर्ट्रियोल आया, यहाँ से इफरेंट आर्ट्रियोल गया, तो कुछ आर्टरी तो कभी भी यूरिन नहीं बनाएगी, तो यूरिन बनेगा कहाँ से? यूरिन बनता है इन कैपिलरीज से। क्यों? इन कैपिलरीज में स्पेस होता है, छोटा सा जो स्पेस अभी डिस्कस किया, ये स्पेस होता है। तो इस स्पेस की वजह से इसके अंदर से जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं बॉडी के, जैसे यूरिया है, क्रेटिनिन है, ये सब चीज़ें इस वेस्ट प्रोडक्ट की वजह से इसके अंदर से निकलती हैं, और निकल के ग्लोमेरुलाई में जाएंगी। ग्लोमेरुलाई के बाद तो आगे की एनाटमी पर डिस्कस कर चुके हैं। जैसे यहाँ पे प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाएंगी, उसके बाद लूप ऑफ हेनले में जाएंगी, लूप ऑफ हेनले के बाद कलेक्टिंग डक्ट में जाएंगी, कलेक्टिंग डक्ट के बाद फाइनली इस कैलिक्स में आ जाएंगी। कैलिक्स से यूरिन यूरेटर में आएगा, ब्लैडर में जाएगा, यूरिन बन जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला है यूरिन। तो कैपिलरीज का फंक्शन आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। अगर आप नेफ्रोटिक सिंड्रोम जानना चाह रहे हो तो सबसे पहले कैपिलरीज पता होना चाहिए कि कैपिलरीज हैं क्या। तो कैपिलरीज का काम क्या था कि कैपिलरीज में स्पेस होता है, और स्पेस से डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं, अपने यूरिया है, जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वो सारे इससे निकल के यूरिन बनाते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे कि विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम फिर आखिर होता क्या है। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है कि जो ये तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या नेफ्रोटिक सिंड्रोम की अगर बात करें, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में एज सच क्या होता है कि जो ये कैपिलरी की परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी मतलब उसके अंदर से किसी भी चीज़ को निकलने की जो क्षमता है। जैसे ये कैपिलरी है, ये आर्टरी थी, आर्टरी के बाद इसने ये कैपिलरी बनाई जिसके अंदर ये स्पेस था, और यहाँ से यूरिया, क्रेटिनिन, ग्लूकोज वगैरह ये निकलते थे। तो ये स्पेस, ये इतना स्पेस था। अगर कुछ ऐसा हो जाए, कोई ऐसी बीमारी हो जाए कि ये, तो कोई भी ऐसी डिजीज़ जो कैपिलरी की परमिएबिलिटी को बढ़ा दे, परमिएबिलिटी मतलब ये जो स्पेस जो कैपिलरीज के बीच में होता है, ये स्पेस कहीं इतना ना रह के इतना ज़्यादा हो जाए, तो एक बात सोचने की है कि इसके अंदर जो चीज़ आ रही होगी, वो जो निकलनी थी बाहर, जैसे ग्लूकोज निकलनी थी, तो कुछ चीज़ें ज़्यादा निकलनी शुरू हो जाएंगी। ज़्यादा का मतलब क्या है? प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है जो कैपिलरी में से कभी फिल्टर नहीं होता, ग्लोमेरुलाई में से फिल्टर नहीं होता। प्रोटीन में भी खासकर एल्ब्यूमिन फिल्टर नहीं होता। पर अगर ऐसी डिजीज़ आ जाए कोई जो इस स्पेस को इतना ज़्यादा बढ़ा दे, तो एल्ब्यूमिन भी बाहर निकलने लग जाएगा। अब अगर एल्ब्यूमिन बाहर निकलेगा तो एल्ब्यूमिन यूरिन में आ जाएगा। अब अगर एल्ब्यूमिन यूरिन में आ जाएगा तो बॉडी में से ही एल्ब्यूमिन ख़त्म हो जाएगा। तो फिर इससे जो सिक्वेली पैदा होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं
नेफ्रोटिक सिंड्रोम। सिंड्रोम देखो, हम एक डिजीज भी बोल सकते थे, हमने सिंड्रोम वर्ड क्यों यूज़ किया? सिंड्रोम यूज़ करने के पीछे रीज़न ये है कि सिंड्रोम हम बोलते हैं किसी भी बीमारी को जिसकी बहुत सारी चीज़ें हों इकट्ठी, जिसको हम बता सके कि ये 4 चीज़ होंगी तो इसको नाम हम देंगे सिंड्रोम। ऐसा नहीं कि भी फीवर आ गया, नहीं, फीवर भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये 4 चीज़ों को इकट्ठा होने से जो बीमारी होती है उसको फिर सिंड्रोम कहते हैं। मतलब नंबर ऑफ करैक्टरिस्टिक्स हों उनके बाद उसको बोलते हैं कि भी ये सिंड्रोम है, तो इसलिए इसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोला जाता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या क्या होता है? बेसिक चीज़ यही थी कि कैपिलरी की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, परमिएबिलिटी बढ़ने की वजह से एल्ब्यूमिन बाहर निकल जाता है, एल्ब्यूमिन बाहर निकलने की वजह से वो यूरिन में आ जाता है, और इस यूरिन में एल्ब्यूमिन आने का और शरीर से एल्ब्यूमिन ख़त्म होने से क्या क्या चीज़ें पैदा होती हैं, यही एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें पैदा हो सकती हैं। इतना याद रखना है, कैपिलरी की परमिएबिलिटी बढ़ना और एल्ब्यूमिन का यूरिन से बाहर निकलना, ये 2 चीज़ बेसिक है नेफ्रोटिक सिंड्रोम की। अब इससे होता क्या क्या है, सिंपल सा फंडा है कि क्या क्या होता है और इससे क्या क्या फीचर्स आएंगे, वो याद करने वाली चीज़ें। अब देखो, शरीर के अंदर क्या होता है कि बॉडी में ये आर्टरी है, मैं थोड़ा बड़ा करके आपको बता रहा हूँ, ये आर्टरी है, आर्टरी के अंदर ब्लड रहता है, ब्लड रहता है, ठीक है। शरीर में ये तो मैंने बताया आपको कि किडनी में कैपिलरीज हैं, शरीर में जगह जगह कैपिलरीज हैं, हाथ में भी हैं, सिर में भी हैं। क्यों? जहाँ पे भी आपको ग्लूकोज देनी है, ऑक्सीजन देनी है, कार्बन डाइऑक्साइड लेनी है वहाँ से, तो कैपिलरी से ही हो सकता है वो काम, आर्टरी से नहीं हो सकता। तो शरीर में अलग अलग जगह पे कैपिलरीज हैं। अब कैपिलरी है वो काम कैसे करती हैं? कैपिलरी काम करने का तरीका क्या होता है कि मान लो ये कैपिलरी है, इसमें ये थोड़े छोटे 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 स्पेस हैं बीच में, जहाँ से ग्लूकोज बाहर आएगी, कुछ प्रोडक्ट अंदर आएंगे, कुछ बाहर आएंगे, कुछ अंदर आएंगे, कुछ बाहर आएंगे। तो ये एक तरीका होता है। अब चीज़ क्या होती है कि इसके अंदर कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा होती है, कंसंट्रेशन मतलब ओस्मोलैरिटी, ओस्मोलैरिटी जिसको बोलते हैं, ओंकोटिक प्रेशर, ओंकोटिक प्रेशर, ओंकोटिक प्रेशर या ओस्मोलैरिटी, ये वर्ड की वैल्यू क्या है ओस्मोलैरिटी की, ओंकोटिक प्रेशर की, कि इसके लिए आपको याद ध्यान रखने वाली चीज़ है कि मान लो ये एक चैम्बर है हमारे पास, इसके बीच में एक जगह बना दी, एक साइड हमने पानी डाला और एक साइड पानी के साथ नमक डाल दिया साथ में। तो अगर पानी के साथ नमक डाल दिया और इसमें खाली पानी डाला है, सिंपल पानी, और इसके बीच में कुछ कुछ स्पेस है जिससे पानी पानी जा सकता है, नमक नहीं जा सकता, इतने छोटे स्पेस हैं, तो क्या होगा, थोड़ी देरों में पानी यहाँ से यहाँ पे आने लग जाएगा, और पानी यहाँ से आने के बाद ये बढ़ के इसका लेवल इतना हो जाएगा कि इन दोनों का प्रेशर इक्वल हो जाए। क्यों? इसमें नमक था तो नमक कंसंट्रेशन जो होती है, नमक पानी को खींचेगा अपनी तरफ। तो ये चीज़ नमक नमक नहीं है, प्रोटीन पे भी है कि प्रोटीन भी ज़्यादा हुआ वो भी अपनी तरफ पानी खींचेगा, हर आदमी चीज़ पानी खींचती है। तो अगर एल्ब्यूमिन बॉडी में है तो वो बाहर जो शरीर के बाहर जो वाली जो जगह है ना, मतलब कैपिलरी से बाहर वाली जगह है, वहाँ पे पानी को अपनी तरफ खींच के आर्टरी के अंदर लेके जाएगा, तो आर्टरी के अंदर पानी रहेगा। पर यहाँ तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या हुआ कि एल्ब्यूमिन गया ग्लोमेरुलाई में, ग्लोमेरुलाई से यूरिन में, यूरिन से एल्ब्यूमिन बाहर निकल गया, तो आर्टरी के अंदर एल्ब्यूमिन की कमी होगी। अब एल्ब्यूमिन की कमी होगी तो पानी बाहर ना खींच करके आर्टरीज का पानी कैपिलरी से बाहर आ जाएगा। अब कैपिलरी से बाहर आने से क्या क्या होगा, हर जगह पे पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, सबसे ज़्यादा आँखों के चारों तरफ। इसको बोलते हैं इडीमा। और अगर ये इडीमा हाथ का है तो इसको बोल देंगे भाई हैंड का इडीमा हो गया, पैरों में है तो भाई पैरों का इडीमा हो गया, और आँखों में है तो पेरी ऑर्बिटल इडीमा हो गया। पर अगर ये पूरे शरीर में इडीमा हो जाए, इडीमा मतलब सूजन, सूजन भी किसकी, पानी की सूजन, तो वो अगर सारे शरीर में हो जाए, जनरलाइज सूजन हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं एनासार्का, इसको बोलते हैं एनासार्का। तो ये एक रीजन था, मेन पॉइंट वही है, कैपिलरी में स्पेस बढ़ा, स्पेस बढ़ने की वजह से एल्ब्यूमिन निकल गया बाहर। अब एल्ब्यूमिन बाहर निकल गया तो एल्ब्यूमिन बाहर निकलने की वजह से क्या हुआ कि ये कैपिलरी से पानी निकलना शुरू हो गया। क्यों? एल्ब्यूमिन ज़्यादा होता था, वो पानी अपनी तरफ खींचता था। अब कैपिलरीज में पानी कम, एल्ब्यूमिन कम हो गया तो पानी बाहर निकलना शुरू हो गया, शरीर में जगह 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 पानी भरना शुरू हो जाएगा, सूजन आ जाएगी। अब इतनी ज़्यादा सूजन आ जाएगी तो उसकी वजह से इडीमा होना शुरू हो जाएगा। अब इडीमा कहाँ कहाँ हो सकता है, पेरी
ऑर्बिटल एडिमा, पेरी ऑर्बिटल, आंखों के चारों तरफ सूजन दिखेगी उस मरीज को। अगर आप देखोगे ना किसी ऐसे मरीज को जिसकी आंखों की तरफ चारों तरफ सूजन है, इसका मतलब वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। उसको पूरी शरीर में सूजन, उसको एनासार्का बोलते हैं। जनरलाइज्ड बॉडी स्वेलिंग, उसको एनासार्का बोलते हैं। तो ये तो एक फीचर होगी, 2-3 एस्पेक्ट पढ़ा दिए। कैपिलरी की परमेबिलिटी बढ़ी है, एल्ब्यूमिन यूरिन में आना शुरू हो गया और उसकी वजह से इडिमा हो गया। ये 3 चीज़ें आ गई नेफ्रोटिक सिंड्रोम की। और नेक्स्ट नेफ्रोटिक सिंड्रोम की इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? नेक्स्ट नेफ्रोटिक सिंड्रोम की इंपॉर्टेंट चीज़ है लिपिड्स बढ़ जाना। अब लिपिड्स कैसे बढ़ेंगे? लिपिड्स बढ़ने का देखो क्या रीजन है। अब देखो एल्ब्यूमिन बॉडी से ख़त्म हो गया, एल्ब्यूमिन बॉडी से ख़त्म हो गया। अब एल्ब्यूमिन ख़त्म हुआ, इसका मतलब प्रोटीन है एक तरह का, प्रोटीन खत्म हो गया बॉडी में। अब प्रोटीन खत्म हो गया, बॉडी तो कुछ ना कुछ करेगी, वो तो प्रोटीन बनाएगी। प्रोटीन कहाँ से बनाएगी? वो लाइपोप्रोटीन्स डेवलप करने लग जाएगी, लाइपोप्रोटीन्स बनाने लग जाएगी। अब लाइपोप्रोटीन्स बढ़ेंगे तो उसकी वजह से हाइपरलिपिडीमिया, लिपिड है ये, एक लिपिड मतलब फैट, तो हाइपरलिपिडीमिया हो जाएगा शरीर में, फैट बढ़ जाएगा शरीर में। ठीक है, तो ये एक फीचर और ऐड हो गया कि हाइपरलिपिडीमिया भी इसकी वजह से डेवलप हो जाता है। तो हमने अभी तक पढ़ी कि सबसे पहली चीज़ पढ़ी कि कैपिलरी परमिएबिलिटी, कैपिलरी परमिएबिलिटी, ये एक चीज़ आपको बता दी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी वो पढ़ी एल्ब्यूमिन्यूरिया, मतलब यूरिन में एल्ब्यूमिन। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी वो पढ़ी एनासार्का, एनासार्का पूरे शरीर में सूजन, या पेरीऑर्बिटल एडिमा, मतलब आंखों के चारों तरफ सूजन। ईडीमा कह सकते हो इसको, या ओ ईडीमा कह सकते हो इसको ऐसे भी लिख देते हैं कुछ लोग, ईडीमा, EDEM में भी लिख सकते हैं, ईडीमा कह सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ पढ़ी हमने, वो पढ़ी हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, लिपिड बढ़ जाना बॉडी के अंदर। इतनी चीज़ें आपको मैंने बताई। इसमें क्या क्या करते हैं, कैसे इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, अब अपन स्लाइड्स के उससे देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये एक बेसिक सी स्ट्रक्चर आपको समझाने की कोशिश की है कि कैपिलरीज आखिरकार होती क्या है। देखो ये एफरेंट मतलब जो अंदर की तरफ जा रहा है, ए मतलब आना, अंदर की तरफ आना, ई फॉर एग्जिट मतलब बाहर की तरफ जाना। तो ये एफरेंट, ये इफरेंट आर्टरियोल। इसके बाद ये अंदर कैपिलरीज आ गए। अब कैपिलरी की स्ट्रक्चर कैसी होती है? ये है ग्लोमेरुलर कैपिलरी। इसके अंदर ये सबसे अंदर वाली स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसका नाम है पूरा GBM, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट तो पता ही है सबको, बेसमेंट जो नीचे होता है बेसमेंट, तो सबसे नीचे जो बेस बना रहा है इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। ये फुट प्रोसेस हैं, ये वाले फुट प्रोसेस हैं, ठीक है। और ये बीच में ये डायफ्राम है, स्लिट डायफ्राम। तो इसके बीच में ये जो स्पेस बना हुआ है, ये जो स्पेस बना हुआ है, इनकी परमिएबिलिटी अगर बढ़ जाए, ये स्पेस बना हुआ है, यहाँ से ये स्पेस बना हुआ है, ये स्पेस की परमिएबिलिटी बढ़ना, इसी को नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं। अब इसमें ये एफरेंट है, ये इफरेंट है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, एनाटॉमी में आपको पढ़ाएंगे, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, मैकुलर डेंसाइन का इससे रिलेशनशिप नहीं है। नेक्स्ट इज डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन तो आपको मैं बता ही चुका हूँ कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज ए प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीज है, मतलब जो ग्लोमेरुलाई है उसकी कंडीशन है। इसमें होता क्या है कि इंक्रीज इन प्रोटीन इन यूरिन, प्रोटीन बढ़ जाएगा, प्रोटीन में क्या, एल्ब्यूमिन जाने लग जाता है ज़्यादा, सब डिस्कस्ड है, बस आपको स्लाइड्स के उससे समझाने की कोशिश करेंगे। डिक्रीज इन एल्ब्यूमिन इन ब्लड, क्यों, अब यूरिन में एल्ब्यूमिन जाएगा तो ब्लड में कम हो जाएगा, एक जगह ही रहेगा ना, शरीर से निकल के अगर यूरिन में चला गया तो उसमें कम हो जाएगा। इडीमा का रीजन आपको बताया, ऑन्कोटिक प्रेशर घट जाएगा, जगह जगह कैपिलरीज से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, जगह जगह पानी डिपॉजिट हो जाएगा। और ये हाई सीरम कोलेस्ट्रॉल एंड लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स ये बढ़ जाएंगे तो हाइपरलिपिडीमिया हो जाएगा। तो सिंड्रोम इज एपरेंट इन एनी कंडीशन दैट सीरियसली डैमेजेस द ग्लोमेरुलर कैपिलरी परमिएबिलिटी। तो उसकी जो मेम्ब्रेन को जो डैमेज कर देगा और उसके बीच में स्पेस को बढ़ा देगा, उसकी वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाएगा। डिफरेंट कंडीशंस हैं। कौन कौन सी कंडीशन है? क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मतलब इन्फेक्शन होना, ग्लोमेरुलाई का इन्फेक्शन, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलाई का इन्फेक्शन होना। वो डायबिटीज़ में भी स्पेस इंक्रीज कर जाता है। ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, अमाइलोडोसिस में भी, अमाइलोडोसिस पूरी बॉडी में कहीं भी हो सकता है,
पर किडनी का अमाइलोइडोसिस हो गया, मतलब अमाइलॉइड डिपॉजिट्स हो गए डिफरेंट, ये भी एक तरह का एक प्रोटीन है, एक अलग मतलब जो नॉर्मल प्रोटीन है उससे थोड़ा सा डैमेज्ड प्रोटीन है जो बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है, फिर बॉडी में नुकसान करता है, कैपिलरी परमेबिलिटी इनके जो होते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम डेवलप होता है। SLE सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसस, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसस में क्या होता है कि शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता शरीर के अगेंस्ट ही लड़ना शुरू कर देती है, तो वो लड़ने की वजह से क्या होता है कि जो ग्लोमेरुलाई होते हैं उनके अगेंस्ट लड़ेगी तो उसकी परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देगी। मल्टीपल माइलोमा में भी ऐसे डिपोजिशंस हो जाते हैं बॉडी के अंदर, रीनल वेन थ्रोम्बोसिस होगा, इसमें भी ये कंडीशंस हैं जिनकी वजह से ये कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज करती है। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एडिमा होता है, एडिमा मतलब सूजन होती है, सूजन मतलब पानी जब डिपॉजिट होता है। पानी डिपॉजिट क्यों होता है? क्योंकि बॉडी के अंदर एल्ब्यूमिन कम हो जाता है, एल्ब्यूमिन कम होता है तो पानी कैपिलरी से निकल के बाहर आना शुरू हो जाता है। कहाँ कहाँ हो सकता है? आंखों के चारों तरफ हो सकता है जिसको पेरी ऑर्बिटल बोलते हैं। डिपेंडेंट एरिया, डिपेंडेंट मतलब जो नीचे की तरफ एरिया है, जहाँ पे बैठ रहे हैं तो सैक्रम पे हो जाएगा, एंकल में हो जाएगा, हैंड में हो जाएगा, तो पानी भी तो नीचे की तरफ जाएगा, तो वो हो सकता है। एब्डोमेन में पेट के अंदर हो सकता है जिसको एसाइटिस कहेंगे। एनासार का हो सकता है, एनासार को जनरलाइज्ड बॉडी एडिमा मतलब पूरे शरीर में सूजन हो जाए। मलेज हो सकता है, हेडेक हो सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, फटीक हो सकता है। इतनी फीचर्स नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ हो जाएंगे। अब इतना पानी निकल रहा है, थोड़ी थकान होगी, इरिटेबल होगा, हेडेक होगा, ये सब एसोसिएटेड है। अब ये थोड़ी पैथोफिजियोलॉजी जो मैंने डिस्कस करी थी उसको एक ग्रामेटिक फॉर्म में, उसमें ग्राफ्स की फॉर्म में, एक स्लाइड की फॉर्म में आपको समझा रहे हैं कि क्या हुआ। सबसे पहले ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन डैमेज हुई। मेम्ब्रेन डैमेज हुई तो प्रोटीन एल्ब्यूमिन जो था वो यूरिन से निकलना स्टार्ट हो गया। यूरिन से अगर एल्ब्यूमिन निकल गया तो बॉडी के अंदर एल्ब्यूमिन कम हो गया। बॉडी में एल्ब्यूमिन कम हुआ तो लाइपोप्रोटीन बॉडी ने बनाना शुरू कर दिया। अब बॉडी ने लाइपोप्रोटीन बनाए तो हाइपरलिपिडीमिया हो गया। अब बॉडी में हाइपरलिपिडीमिया होगा तो हाइपरलिपिडीमिया ने और हाइपोएल्ब्यूमिनिमिया कर दिया। अगर बॉडी में और एल्ब्यूमिन कम हो गया, ऑन्कोटिक प्रेशर घट गया। ऑन्कोटिक प्रेशर ऑलरेडी डिस्कस क्या होता है, ऑन्कोटिक प्रेशर घट गया, ऑन्कोटिक प्रेशर घट जाएगा तो पूरे शरीर में इडीमा, सूजन हो जाएगी। और सूजन होने से क्या होगा कि सूजन क्यों होगी? क्योंकि पानी जो है वो इंट्रावास्कुलर स्पेस मतलब कैपिलरीज के अंदर से निकल के कैपिलरीज के बाहर आना शुरू हो गया, मतलब बाहर कहीं भी पानी भरना शुरू कर दिया। और इसकी वजह से रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। क्यों रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम क्यों एक्टिव हो जाता है? कि अगर पानी कैपिलरी के अंदर नहीं है तो कैपिलरी कोलैप्स हो जाएंगी। तो रेनिन सिस्टम का काम ये है कि कैपिलरीज को कोलैप्स नहीं होने देना। तो जब उसको ये पता लगता है कि बॉडी में तो पानी है ही नहीं, जबकि पानी कैपिलरी से बाहर निकल गया है शरीर में पर कैपिलरीज के अंदर नहीं है, तो वो क्या करेगा? रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट करेगा। वो क्या करेगा कि वो अब प्रोटीन तो नहीं बना सकता शरीर, तो वो क्या करता है? इस नमक को बढ़ा देगा शरीर में। और नमक क्या बढ़ेगा? सोडियम रिटेंशन हो जाएगी। ये भी ऑलरेडी डिस्कस है ना कि जो काम नमक कर रहा था वही प्रोटीन कर रहा है शरीर में, दोनों का काम पानी खींचना है। तो जब पानी प्रोटीन अपने पास बचा नहीं तो शरीर क्या कोशिश करेगा कि नमक को इकट्ठा करें, नमक इकट्ठा करके शायद पानी बच जाए अपना, तो वो सोडियम रिटेंशन करना शुरू होगा। और सोडियम रिटेंशन होने के बाद दोबारा फिर एडिमा डेवलप हो जाएगा। तो ये एक विशियस सर्कल चलता रहता है जिसकी वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम। कैसे पता करोगे कि प्रोटीन पेशेंट को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है? प्रोटीन चेक करो उसके यूरिन में 3 से 3.5 ग्राम अगर पूरे दिन का प्रोटीन निकल रहा है, इसका मतलब नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। प्रोटीन का इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लो ये पता करने के लिए कि भी कौन सी टाइप की डिजीज़ है। यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगी, इम्यून इलेक्ट्रोफोरेसिस कर सकते हो। यूरिन में WBC बढ़ जाएंगे, ग्रैनुलर और एपिथेलियल कास्ट बढ़ जाएंगे। या फिर लास्ट में आप फाइनली एक बायोप्सी ले लो निडल से और पता कर लो कि भी ये डिजीज़ है, इसके अंदर इन्फेक्शन के लिए। मेडिकली क्या कर सकते हैं? मेडिकली हम डाययूरेटिक्स दे सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा एडिमा है, शरीर में पानी भरा हुआ है, तो डाययूरेटिक का मतलब होता है यूरिन बनाना। वो यूरिन बनाएगी, खूब सारा पानी निकाल देगी शरीर का। पानी निकालेगी तो एडिमा भी थोड़ा कम हो जाएगा। एस इनहिबिटर दे दो, एस इनहिबिटर दे सकते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस जो है इसकी नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वो प्रेडिनिसोलोन मतलब स्टीरॉयड देते हैं। स्टीरॉयड से क्या होता है कि जो इन्फेक्शन है, जो कैपिलरी परमिएबिलिटी को बढ़ा रहा है, उसको कहीं ना कहीं ये कम कर देगा। और जो शरीर लड़ रहा है अपनी बॉडी के अगेंस्ट, SLE वगैरह है उसके अंदर, ये कम कर देगा और इससे कैपिलरी परमेबिलिटी घट जाएगी। और कैपिलरी परमेबिलिटी घटेगी, एल्ब्यूमिन कम आएगा यूरिन में कम आएगा, तो जितने भी सिम्टम थे वो सारे घट जाएंगे। अगर
प्रेडनिसोलोन से काम नहीं चल रहा है तो हम क्या दे सकते हैं, एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग। एंटी नियोप्लास्टिक मतलब जो कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कैंसर के अगेंस्ट बनाई गई थी, पर ये दवाइयाँ इसमें भी काम करती है, जैसे साइक्लोफॉस्फेमाइड। इम्यूनोसप्रेसेंट मतलब शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता जो थी उसको घटाने वाले ड्रग्स भी देते हैं, जैसे एजाथायोप्रिन, साइक्लोफॉस्फेमाइड। और फिर कोर्टिकोस्टेरॉइड है कि अगर ठीक होने के बाद दोबारा फिर डिजीज रहता है तो फिर दोबारा हम कोर्टिकोस्टेरॉइड में ले सकते हैं पेशेंट को। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है कि देखो सोडियम रिटेंशन कर रहा है तो नर्सिंग में सबसे ज़रूरी मैनेजमेंट है कि आप सोडियम को ही कम दो, पेशेंट सोडियम कम ले तो वो सोडियम पहले से ही बॉडी में इकट्ठा है, और सोडियम दोगे तो सोडियम और इकट्ठा हो जाएगा, तो सोडियम कम दो। प्रोटीन बढ़ाओ क्योंकि प्रोटीन निकल रहा है तो प्रोटीन बढ़ाओ, कितना 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। मान लो अगर 60 किलो का आदमी है तो उसको कितना देंगे, 48 ग्राम प्रोटीन डेली देना है उसको, डेली इतना प्रोटीन जाना चाहिए, ठीक है। और लो इन सैचुरेटेड फैट्स, क्यों हाइपरलिपिडीमिया हो रहा है, अगर हम फैट और देंगे उसको तो और लिपिड बढ़ जाएंगे, और लिपिड बढ़ जाएंगे तो उसको दिल की बीमारियां होने के ज़्यादा सिम्टम्स हैं। फिर अगर उसको स्टेरॉइड्स दे रहे हैं तो स्टेरॉइड देने से उसकी इम्यूनिटी बहुत कम है, अगर इम्यूनिटी कम है तो उसको भीड़ भाड़ वाले एरिया में नहीं जाना, जा रहा है तो मास्क पहन के जाए, क्यों, इन्फेक्शन दूसरों से लेके और आ जाएगा। कच्ची सब्जियां खाओ, फ्रूट्स खाओ, बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाओ, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। तो ये था आपके लिए नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एंड थैंक यू।